नमस्ते, आदाब। मेरे साथ डॉक्टर फसाहत हुसैन साहब ईरान से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सी खबरें आ रही हैं। सुबह एक खबर आती है कि युद्ध रुक गया, फिर आती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल गया, फिर आती है बंद हो गया। तो इस समय लेटेस्ट पोजीशन क्या है? क्योंकि अभी जो नई खबर आई है उसके अनुसार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जिसको खोला था ईरान ने, उसको फिर बंद कर दिया। क्यों खोला था और क्यों बंद किया, दोनों पे जरा ठीक से बता दीजिए। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्यों खुला और क्यों बंद हुआ, इस पर अभी कुछ देर पहले ही यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने पूरी उस सीरीज यानी सीक्वेंस को उसमें बयान किया है कि कैसे खोला था, फिर क्या हुआ दरमियान में और फिर क्यों बंद करना पड़ा उसे। उसमें उन्होंने बताया कि देखिए, हमारा 10 जब जंग रुकी है तो इस बात पर रुकी कि 10 पॉइंट प्लान है कि जिस पर अमेरिका बात करने पर तैयार है। ये इससे पहले भी बात हो चुकी है कि अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट दिए, ईरान उस पर राजी नहीं हुआ। लास्ट में यानी अमेरिका ने तो 10वें दिन से ही ये कोशिश करना शुरू कर दी थी कि जंग रुक जाए और डील हो जाए, लेकिन ईरान ने मना किया कि नहीं, अभी नहीं हो सकती है। और फिर जब ईरान की शर्तों पर, वो 10 पॉइंट प्लान पर अमेरिका राजी हुआ तो फिर जंग रुकती है। फिर जाते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। उसमें जो एक अहम शर्त थी उसको अमेरिका ने पूरा नहीं किया था और वो इसराइल से पूरा नहीं करवा सका था। और वो क्या था? लेबनान पर अटैक होना। लेबनान पर अटैक चल रहे थे, कहा गया था कि लेबनान पर अटैक को रोका जाए, और वो चूंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक पार्ट है तो उसे वहां पर भी, ईरान के साथ साथ वहां पर भी रोकनी होगी जंग। लेकिन वहां पर जंग रुक नहीं रही थी। इस वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अपने कंट्रोल को बढ़ा दिया था और पहले जितनी शिप्स गुजर रही थी उससे और कम हो गई। यानी जब सीज फायर की शुरुआत हुई है तो ये शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत शिप्स जो है वो गुजरना शुरू हो गई थी। वो ईरान की ही ट्रांजिट परमिट के साथ में गुजर रही थी, लेकिन कुछ शिप दिन भर में गुजर जा रही थी। लेकिन जब सीज फायर होता है और जो प्री कंडीशन थी सीज फायर की वो पूरी नहीं की जाती है, लेबनान पर जंग को रोकना, तो फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को और टाइट कर दिया, उसके रूट्स को और उस पर कंट्रोल को। तो वहां से बहुत ही कम गुजर रही थी। फिर अभी जब जैसे ही ये खबर आती है कि लेबनान में सीज फायर हो गया है और इसराइल मजबूर हुआ है वहां पर सीज फायर करने पर, ये व्यूवर्स जानते हैं कि ये भी इसराइल की एक बहुत बड़ी हार है और इसमें ईरान की और उसके एलाइज की एक बड़ी जीत है कि इसराइल नहीं चाहता था कि इस जो है सीज फायर की जो डील हुई है वो इसका पार्ट बने, लेकिन आखिरकार मजबूर किया गया उसको, ईरान ने और उसके एलाइज ने मजबूर किया। वो चाह रहा था कि किसी तरह से रास्ता बचा करके निकल जाए और वो जो है वो अटैक करता रहे, लेकिन वो मजबूर होता है सीज फायर करने के लिए। और जैसे ही वहां पर जंग रुकती है, हमले रुकते हैं, फौरन ही यहाँ से ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल देता है। लेकिन देखिए, खोलने में भी जो अब्बास अरागची साहब का बयान आता है, अगरचे उसमें इसको क्लियरली नहीं कहा गया, लेकिन जो बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बयान दिया है, वजाहत की, और दूसरे पॉलिटिशियन ने, और मैं भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये वजाहत क्यों दी है यहाँ पर, ईरान में क्यों ये बात की उन्होंने। उनका बयान आता है और उसमें ये बताया जाता है कि देखिए, जब हम इसको खोल रहे हैं तो अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल और दूसरे जो सामान हैं उनको ले जाने के लिए खोला जा रहा है। अभी भी परमिट की जरूरत होगी, अभी भी ईरान का कंट्रोल होगा, अभी भी ईरान से बातचीत की जरूरत होगी, उसके बाद ही शिप्स को गुजरने दिया जाएगा। और जो एनिमी कंट्रीज हैं उनकी शिप को किसी भी तरह से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए अरागची साहब का बयान आता है तो उस वक्त जो है वो तभी ये बात, इन्हीं बातों के साथ में उसे खोला जाता है। लेकिन ट्रम्प साहब के ट्वीट क्या आने लगते हैं कि पूरी तरह से खुल गया है और वो इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। और दुनिया ने इस बात को देखा कि वो ट्रम्प साहब के जो स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प की बात कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बजाय, एक बार उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प लिखा था, वो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहने के बजाय स्ट्रेट ऑफ ईरान कहने लगे उसे। तो वो यहाँ तक के आ जाते हैं, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर से थैंक यू ईरान तक के आ जाते हैं, यहाँ तक के बात पहुंचती है। और वो इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाते हैं और कई सारे वो झूठ बोलने लगते हैं। जब वो झूठ बोलने लगते हैं तो फिर यहाँ पर आवाम में एक बेचैनी सी पैदा होती है
कि आखिर ये जो ट्रंप कह रहे हैं क्या वो सही है या नहीं सही है। अरागची साहब का जो बयान था वो अंग्रेजी में था और वो फॉरेन जो व्यूवर्स हैं उनके लिए था, और वो एक डिप्लोमेटिक बयान था कि हमने इसको खोल दिया है, लेकिन उसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बयान की थी। जब आवाम में यहाँ बेचैनी फैलती है और लोग जो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन में आते हैं रात में, उनकी ये डिमांड होती है कि हमारे लिए इसको क्लियर किया जाए, हमारे लिए क्लियर किया जाए कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला गया है, क्या ये जंग से पहले जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में चला गया है। तो फिर यहाँ पर अथॉरिटीज आती हैं और टीवी पर आने के बाद बयान देती हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री आती है, कई सारे जो है वो पॉलिटिशियन आते हैं और आने के बाद ये वजाहत करते हैं, क्लियर करते हैं अपनी आवाम के सामने कि देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो कभी भी प्री वॉर की कंडीशन में नहीं जाएगा, कभी भी जंग से पहले वाली कंडीशन में नहीं जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है, अभी जो मैंने आपके सामने बयान किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो बयानिया आया है उसमें भी उसने कहा है कि अभी जो हमने बंद किया है उसका मतलब ये है कि अब जो हम कुछ दिन पहले हमने थोड़ी बहुत इजाजत दी थी और अभी लेबनान में सीज फायर के बाद थोड़ी और ढील दे दी थी उसमें कि ज्यादा शिप्स गुजर सकती हैं, अब उनको भी हम गुजरने नहीं देंगे। क्यों नहीं गुजरने देंगे? वजह अमेरिका की दादागिरी है। वजह यह है कि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड को जारी रखा है। क्यों जारी रखा है नेवल ब्लॉकेड को? क्योंकि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं बहुत ही एक्सेसिव हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि जो जीत उसे मैदान में नहीं मिली है उसे टेबल पर हासिल कर ले और अपनी कंडीशंस को वो मनवा ले। हालांकि ईरान बहुत पहले कह चुका है कि मिसाल के तौर पर जो हमारा यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्लान है उस पर हम किसी भी तरह का निगोशिएशन नहीं करेंगे, उस पर कोई किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती कि आप इसको बंद कर दिए। हम बंद करने के लिए इसको बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। हम दूसरे तरीके से बातचीत कर सकते हैं कि हमारे पास में कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर जो है बात हो सकती है। लेकिन ये बात नहीं हो सकती है कि हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे, इस पर बात जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका चाह रहा है कि वो प्रेशर बना करके, नेवल ब्लॉकेड का प्रेशर बना करके अपनी बातों को मनवा ले। तो फिर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कहा गया कि कंप्लीटली उसे बंद कर दिया गया है और उसे नहीं खोला जाएगा क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड को नहीं खोला। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं इसके बाद एक आज खत्म करने से पहले एक चीज और, एक मुझे कहीं मैं पढ़ रहा था ईरान का, एक बहुत पुरानी चीज आई थी और मैं इसलिए उसको बीच में डाल दे रहा हूँ कि अंत उसी से करिएगा, बीच में थोड़ी और हालात की बात करके। वो ये जो कनात एक ईरान में पुराना एक अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम था, उसको कनाती बोलते थे, मतलब शायद मेरा हो सकता है कि तलफ़ुज़ में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन जी एग्जैक्ट तलफ़ुज़ है, कनाती कहते थे जी। कनात कहते थे। उसके बारे में जरा अंत में थोड़ा समय रख के उसके बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 700 बीसी में, मतलब आज से 2600-2700 साल, 3000 साल करीब पहले एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड एक कैनाल सिस्टम था। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक चीज और कर लूं, इजराइल की तरफ से क्या मैं ये मान सकता हूं कि पिछले 24 घंटे में कोई गोलाबारी, कोई अटैक, कुछ वो कहीं नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, इसराइल की आदत है वायलेशन करना, सीज फायर का वायलेशन करना। और इवन अभी जब लेबनान में जंग चल रही थी, लेबनान में इसराइल ने हमले जारी रखे थे और यहाँ पर ईरान की तरफ से सीज फायर का ऐलान हो गया था, तब भी वो वायलेट कर रहा था। और जेडी वांस ने आकर के एक बहुत ही जो है वो गैर अखलाकी बात कही थी और ये कहा था कि सीज फायर इज ऑलवेज मेसी। सही, तो उनकी थिंकिंग ये है कि यानी सीज फायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मेसी होती है, अटैक्स जो है वो चलते रहते हैं। तो उनकी मेंटेलिटी यही है कि सीज फायर की कोई वैल्यू नहीं है और इसराइल सीज फायर करता रहता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब लेबनान में सीज फायर हुआ था तो इसराइल ने जो वायलेशन किए हैं, सेवरल थाउजेंड्स वायलेशन है, सेवरल थाउजेंड्स वायलेशन उसने पूरे साल के अंदर जो है वो किए लेबनान के अंदर। लेकिन अब फर्क यह है कि अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो फिर हिजबुल्लाह भी छोटे मोटे हमलों के जरिए उसका जवाब दे रहा है और जहां पर वो इकट्ठा होते हैं हिजबुल्लाह वहां पर अटैक करता है। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते हैं कि इसराइल जो है वो वायलेशन नहीं करेगा। नहीं, इसराइल वायलेट करता रहेगा। अलबत्ता जो हिजबुल्लाह है इस बार वो भी उसके वायलेशन का जवाब दे रहा है।
जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और जरा समझने के लिए, क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं कि ईरान समर्थित है या ईरान बैक्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी देखो, मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन और हूतीस की। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जनरल इंप्रेशन ये जाता है अमेरिका की तरफ से कि भाई ये पूरी तरह से फंडेड और इनकरेज बाय ईरान है। ईरान की तरफ से एक इंप्रेशन आता है भाई हर एक आदमी अपने 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 मुल्क की अपनी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। उनका एक उसके उनके प्रति एक जी आदर भाव कह लीजिए, या दे रिस्पेक्ट दैट जो जुस्तजू है। जी आज की तारीख में करीब करीब अब क्लियर हो गया है कि जब लेबनान वाले मामले में ईरान ने कड़ा रुख अपनाया, तो एक लूज सा क्या ये माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन, जी हूती, जी ये सब लोगों का एक लूज सा आपस में जी जी हाँ, कुछ बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन। जी जी हाँ, देखिए हिजबुल्लाह और हमास ये सब अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम जाकर के हिजबुल्लाह की हिस्ट्री को देखेंगे, तो हमें मालूम होगा कि 1982 में इसे बनाया गया है, 1982 में बनी है और लबनान को इसराइल ने उससे पहले से ऑक्यूपाई कर रखा था। लबनान में बैरूत तक के इस्राएली फोर्सेस थी, ठीक है? तो इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है वो पहले है और हिजबुल्लाह बाद में बनी है। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह जो ऑक्यूपेशन है इसराइल का, उसका मुकाबला करने के लिए बनी। लिहाजा ये अपने आप में फ्रीडम मूवमेंट है। हमास भी बनता है, हमास इसराइल से पहले से नहीं है, हमास तो इसराइल के बाद है, हमास तो गजा के अंदर का मूवमेंट है। गजा के अंदर उनको जिस तरह से परेशान किया गया, फिलिस्तीनियों को मारा गया, कत्ल किया गया, जेनोसाइड किया गया उनका, उसके जवाब में हमास आता है। तो ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ये अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया में सरदार भगत सिंह ने जो है वो फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ी, और दूसरे अशफाक उल्लाह खान साहब जो थे, और दूसरे हमारे बहुत सारे शहीद थे कि जिनमें बाज बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिनका नाम आता है, बाज पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनका शायद नाम हमको ना भी मालूम हो, लेकिन हजारों लोग ऐसे थे जो फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और जिसको कहते हैं कि वो वायलेंटली इसमें जो है वो शामिल थे और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। इसी तरह से हिजबुल्लाह भी इसराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है वो बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से इसराइल को परेशान कर रहे हो, नहीं, बल्कि इसराइल के ऑक्यूपेशन है उससे मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह बनती है। ईरान क्यों इनका सपोर्ट करता है? देखिए ईरान इनका सपोर्ट जो करता है उसके लिए हमें इस्लामी आइडियोलॉजी को देखना होगा। हमारी जो इस्लामी आइडियोलॉजी है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि अगर कोई जालिम है और कोई मजलूम है और तुम्हें किसी का साइड लेना है, किसी को चूज करना है, तो तुम अपने छोटे-मोटे इंटरेस्ट की बुनियाद पर जालिम का साथ नहीं दोगे, बल्कि मजलूम का साथ दोगे। ये मजलूम चाहे तुम्हारे मजहब का मानने वाला ना हो, तुम्हारे धर्म का मानने वाला ना हो, लेकिन तुम्हारी इंसानियत का और तुम्हारे धार्मिक होने का तकाजा ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि तुम इसकी मदद करो। लिहाजा ईरान ने क्लियरली ये ऐलान कर रखा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि दुनिया के सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास ही नहीं, दुनिया का कोई भी फ्रीडम मूवमेंट होगा, अगर वो इसराइल के खिलाफ जो है वो कोई जंग लड़ता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसके ऑक्यूपेशन से को जो है वो दूर करने की कोशिश करता है, उससे निजात हासिल करने की कोशिश करता है, तो हम उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह को इसलिए बनाया गया है ताकि मिसाल के तौर पर वो ईरानी इंटरेस्ट को पूरा करे, ताकि वो ईरान के काम आए। नहीं, ये सोचना गलत है। हिजबुल्लाह इसलिए बनी है ताकि वो लेबनान को आजाद कराए इसराइल से, ताकि वो लेबनान को दोबारा ऑक्यूपाई ना होने दे। और जो ग्रेटर इसराइल है, इसराइल हमेशा चाहता है कि दूसरे कंट्रीज के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करे और उनको ऑक्यूपाई करे, तो उसके मुकाबले में रुकावट है, हिजबुल्लाह रुकावट है, हमास रुकावट है और दूसरे सारे रेजिस्टेंस के जो मूवमेंट हैं ये रुकावट है। तो वो हमेशा इनको कहता आया है कि ये लोग जो है वो टेररिस्ट हैं, ये टेररिज्म जो है वो करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम मूवमेंट है कि जो इसराइल की ऑक्यूपेशन से जंग लड़ रहा है। और इसमें जो है वो सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी आदमी हो कि जो है वो जुल्म के खिलाफ है, जो बच्चों को कत्ल करने के खिलाफ है, जो ऑक्यूपेशन के खिलाफ है,
उसकी हमदर्दियां जो है वो हमास के साथ में है, उसकी हमदर्दियां हिजबुल्लाह के साथ में है। आपको वो सर्वेज याद होंगे कि अमेरिका में सर्वे किया गया है और लोगों ने ये देखा कि उस सर्वे में न सिर्फ ये कि गज्जा के आम पॉपुलेशन के लिए लोगों की हमदर्दी बढ़ी है, बल्कि इवन हमास के लिए लोगों की हमदर्दी जो है वो बढ़ी है। क्यों हमदर्दी बढ़ी है? वो इसी वजह से, वो जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज हैं कि वो आदमी, वो ग्रुप के जो ऑक्यूपेशन का मुकाबला कर रहा है, जो एक रेप्रेसिव रेजीम का मुकाबला कर रहा है, इंसानी जिम्मेदारी है, इंसानी ज़मीर कहता है कि उसका साथ देना चाहिए। तो हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ईरान जो है वो, जो उसकी इस्लामी जिम्मेदारी है, जो इंसानी जिम्मेदारी है, उसकी बुनियाद पर उनकी मदद करता है और खुल करके मदद करता है। उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ पर एक और बात कह दूं कि ये जो अक्सर कहा जाता है कि ये जो हिजबुल्लाह और जो है वो हमास हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, ये प्रॉक्सीज है ईरान की। ये बिल्कुल गलत वर्ड है। इस एरिया में अगर कोई प्रॉक्सी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल है, जो कि अमेरिका की प्रॉक्सी है। यानी क्या मतलब? यानी इसराइली जो है वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के रहने वाले हैं। इस कंट्री को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है एक प्रॉक्सी के तौर पर, ताकि यूएस की और जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो वेस्ट एशिया के एरिया में उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन जो अंसारुल्लाह है, हशदुशाबी है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सारे एलाइज हैं। ये वो हैं कि जो अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ईरान और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज और कंट्रीज की जो जनता है, जो अवाम है, जो आम लोग हैं, वो इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जी जी। अब मैं अंतिम सवाल पे आ जाऊं, क्योंकि वो जरा मैं जानना चाह रहा था ये, और उसका एक्चुअली रिलेशनशिप भी है। ये माना जा रहा है कि ईरान में जो सुरंग हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जो वो कोई नया, जैसे बहुत से लोग हैं ना कि वो 40 साल में बना, लेकिन जो मैं जब पढ़ना शुरू किया कि वो शायद 40 साल की बात नहीं, वो 3000 साल का पुराना इतिहास है। जब पूरी दुनिया में पानी का ऐसा नहीं था, तो वो अंडरग्राउंड कैनाल करके पीने के पानी की व्यवस्था हुई थी आज से। वो कनात सिस्टम पे जरा अगर आप कुछ बता सके तो। या जो कनात सिस्टम है, देखिए ये तकरीबन वही 3000 साल पहले से ईरान में मौजूद है। और उसे क्यों बनाया गया था? उसे इसलिए बनाया गया था कि वो एरियाज के जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, उनमें पानी लाया जा सके दूसरी जगहों से जहां पर पानी ज्यादा है, जहां पर ज्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, वहां से लाया जाए। तो लाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जमीन के ऊपर जो है वो नहर बनाई जाए और वहां से पानी लाया जाए एक सिटी से दूसरे सिटी में। लेकिन इससे करने से मुश्किल ये होती है कि पानी में पोल्यूशन आ जाता है, पानी पोल्यूटेड हो जाता है, और इवेपोरेशन भी जो है वो ज्यादा होता है। वो धूप की वजह से पानी जो है वो भाप बन करके उड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया कि जमीन के अंदर वो कनात खोदी जाए, कनात बनाई जाए, और कई कई 100 किलोमीटर की जो है वो कनात बनाई जाती थी कि इस तरह से पानी जमीन के अंदर रहेगा, पोल्यूटेड भी नहीं होगा, और इवेपोरेशन भी जो है वो उसका नहीं होगा। तो ये जो है वो कई हजार साल पहले की टेक्नोलॉजी है, कई हजार साल पहले की टेक्निक है कि जो ईरान के अंदर मौजूद है। और यकीनन इसको बहुत एडवांस तरीके से आज के मॉडर्न ईरान में इसको जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत और शुक्रिया। ये वही वो सिविलाइजेशन है कि जिसको ट्रम्प साहब कहते हैं कि उसे वो नाबूद करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो दुनिया के सारे समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि वो कंट्री के जो अभी 260 साल पहले जो है वो वजूद में आया है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पहले की उसकी हिस्ट्री है, वो इस पुराने सिविलाइजेशन को जो है वो खत्म नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मेंटेलिटी है दुनिया के सामने जो है वो दिखा सकता है, वो इसको खत्म नहीं कर सकता है। जी जी, मैंने इसीलिए असल में इसको किया था कि कनात जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये कोई नया चीज नहीं है, और इसलिए ईरान जो इसमें मास्टरी बिल्कुल किया हुआ है, वो एक रवायत है, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसको जिसको उसने और डेवलप कर लिया होगा। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।